हेलो बच्चों, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग DQP सीरीज देख रहे हो अभी, और जो कि आपका चल रहा है तीनों सब्जेक्ट्स में, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। और रिस्पेक्टेड सिंह सर के सुपरविजन में बच्चे ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी चल रही है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन NCERT और आपके PYQ से उठाए गए हैं। और जैसा कि बच्चे सिंह सर का विज़न है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, तो उसी में बच्चे हम लोग और ऐड ऑन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है बच्चे, वो है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और इस पे हम लोग बच्चे क्वेश्चन करेंगे। और इसमें सारे क्वेश्चन बच्चे आपके NCERT एग्जाम्पलर और आपके क्या है जो भी नीट PYQs हैं उनमें से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और बच्चे स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बच्चे आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चे, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। वो ये है कि जैसा कि बच्चे आपको पता है कि बायोलॉजी में एक सीरीज चल रही है, और ये सीरीज बच्चे ऑलरेडी आप देख चुके हो यहाँ तक। और ये सीरीज बच्चे आपकी 2:30 बजे से चल रही है, और यहाँ तक बच्चे आप देख चुके हो 2:30 PM पे आज आपको ताना मैम ने कराया हुआ था। और बच्चे सेम टाइमिंग पे ये आपका कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और कल यानी 10 तारीख को बच्चे मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2 वो आपको कराएंगी बच्चे ताना मैम। तो इसको भी बच्चे आप कॉन्टिन्यूअस देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और अगर हम बच्चे बात करें DQP शेड्यूल की, तो देखिए ये आपका 3 तारीख से कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। और बच्चे ये DQP सीरीज़ आपका प्लेलिस्ट में ऐड है, मतलब इसका DQP का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो जाके आप इजीली देख सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और ये आप ऑलरेडी वीडियो देख चुके हो। तो आज आप पढ़ने वाले हो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और इनमें हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे। और कल बच्चे आपको रवि सर कराएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे, जो कि केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस होंगे, वो आपका कल होगा। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं। आते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चंस पे। जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस पे हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस, यहाँ पे आपको यंग मॉडुलस बच्चे दे रखा है। और कह रहे हैं एंड कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल का आपका कोएफिशिएंट दे रखा है बच्चे, है आपका 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, लेंथ है आपका 1 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब आपको L का वैल्यू दे रखा है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बच्चे दे रखा है, जो कि आपका 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चे वो क्या है आपका 100 है। So without expansion or bending, the compressive force developed in it is, आपसे पूछा हुआ है कि कंप्रेसिव फोर्स बच्चे कितना डेवलप होगा। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका नीट 2024 में बच्चे पूछा गया है। तो देखिए क्या क्या आपको दे रखा है बच्चे, यंग्स मॉडुलस दे रखा है। यंग मॉडुलस बच्चे क्या है आपका 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है। इसका मतलब आपको अल्फा का वैल्यू दे रखा है, जो कि ये बच्चे आपका 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लेंथ दे रखा है। और जैसा कि बच्चे पता है आपको कि आपका यंग मॉडुलस होता क्या है, यंग मॉडुलस इज नथिंग बट, ये होता है बच्चे आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर आप स्ट्रेस की बात करो तो इसे क्या लिखते हो बच्चे, F/A। और अगर हम लोग स्ट्रेन की बात करें तो बच्चे ये होता है आपका ΔL अपॉन आपका ओरिजिनल लेंथ। तो इसको बच्चे हम फर्दर लिख सकते हैं F, ये होगा बच्चे आपका L अपॉन यहाँ पे हो जाएगा A, और यहाँ पे आएगा बच्चे ΔL। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चे आपसे इस F का वैल्यू पूछा हुआ है कि फोर्स कितना होगा। अब देखिए, चूंकि बात एक्सपेंशन की हो रही है तो ΔL आपको पता होगा कि लीनियर एक्सपेंशन में बच्चे क्या होता है, ΔL को हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज L⁴ΔT। तो चलिए जरा इस वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये जो आपका यंग्स मॉडुलस है बच्चे, ये क्या हो जाएगा F⁻l अपॉन क्या हो जाएगा A, और इसको हम लिख सकते हैं Lα, ये हो जाएगा आपका ΔT। तो L से L बच्चे चला गया। तो यहाँ पे जब आप फोर्स के लिए सॉल्व करोगे तो फोर्स आप लिख सकते हो बच्चे, ये हो जाएगा आपका यंग मॉडुलस इंटू क्या हो जाएगा एरिया, और आपका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, और हो जाएगा बच्चे आपका ΔT। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख जाओ। और ये वैल्यू आपको दे रखा है, ये क्या है 0.5 इंटू है बच्चे आपका 10⁻11, और एरिया भी बच्चे दे रखा है आपको, एरिया है आपका 10⁻³ मीटर स्क्वायर,
और एक्सपेंशन दे रखा है बच्चे 10 टू पावर, ये है आपका -5 और डेल्टा टी है बच्चे 100, मतलब आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है तो उसको हम लिख लेते हैं बच्चे 10 टू पावर 2। तो इन पावर्स को बच्चे सॉल्व कर जाओ तो ये हो जाएगा -3 -5 आपका -8 होगा और -8 यहाँ बचेगा -6 और इधर करेंगे तो कितना बचेगा आपका 0.5 इंटू यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका 10 टू पावर 5। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ऑब्वियसली बात है आपका आंसर न्यूटन में होगा, और अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे फर्दर 50 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे आपका 10 टू पावर 3 न्यूटन। कुछ ऐसा हमारा आंसर आएगा जो कि दे रहा है बच्चे आपको सेकेंड ऑप्शन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। अगेन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे आपका एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल जहाँ पे बच्चे आपका चेंज इन लेंथ होगा और एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ, अल्फा जो है बच्चे आपका जो लीनियर कोएफिशिएंट था वो होगा और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर होगा। ये आपको समझना है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड्स। पहले तो समझो यहाँ पे दो अलग अलग रॉड्स की बात हो रही है, पहला क्या है ब्रास है, दूसरा क्या है बच्चे आपका स्टील है। आर दे रखा है बच्चे α1, ये वैल्यू दे रखी है बच्चे आपको α1 और ये वैल्यू दे रखा है आपको α2 लेंथ ऑफ द ब्रास एंड स्टील रॉड। उनका जो लेंथ है वो दे रखा है आपको L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि इफ L2 माइनस L1 मतलब चेंज इन लेंथ इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे हो ये हमेशा क्या रहेगा बच्चे आपका सेम रहेगा। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स गुड, कौन सा रिलेशन आपका यहाँ पे अच्छे से होल्ड करेगा। पहली बात तो ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये डेल्टा मतलब L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड एट ऑल टेम्परेचर्स। ये आपका जो चेंज इन लेंथ होगा वो क्या होगा बच्चे, सेम रहेगा दोनों के लिए। तो अगर आप पहले ब्रास के लिए निकालो, अगर हम पहले बच्चे बात कर लें ब्रास के लिए, तो ब्रास के लिए क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल, ये कुछ ऐसा होगा बच्चे आपका एल आपका ओरिजिनल लेंथ जो कि हम दिया हुआ है आपको, ये है बच्चे आपका L1 और इसका कोएफिशिएंट है बच्चे आपका α1, ये क्या होगा बच्चे आपका डेल्टा टी। और अगर हम बात करें बच्चे स्टील की, अगर हम स्टील के केस में देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल विल बिकम्स, ये हो जाएगा आपका L2 α2 और ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका डेल्टा टी। क्योंकि ये जो डिफरेंस है बच्चे वो आपका किसी भी टेम्परेचर पे हो वो क्या है आपका सेम रहेगा। तो इसका मतलब है डेल्टा एल का वैल्यू बच्चे क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोथ इक्वेशंस को बच्चे इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा L1 α1 डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होगा L2 α2, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी। तो यहाँ से क्या होगा डेल्टा टी से डेल्टा टी चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं L1 α1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L2 α2, ये आपको रिलेशन देगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे L1 α1 इक्वल्स टू α2 L2, ये आपको दे रहा है सेकेंड ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे थे क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कह रहे क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, और यहाँ पे R1 और R2 के बीच में एक रिलेशन भी दे रखा है जो कि क्या है बच्चे आपका R1 इक्वल्स टू 1.5 R2, ये आपको रिलेशन दे रखा है बच्चे R1 इक्वल्स टू आपका क्या है 1.5 R2 थ्रो 1 केल्विन, मतलब टेम्परेचर बच्चे क्या है सेम है, वो 1 केल्विन दे रखा है आपको। और पूछा क्या है यहाँ पे कि उनका रेस्पेक्टिव आपका हीट मतलब Q1 Q2 का रेशियो क्या होगा। और बच्चे आप सभी जानते हो जो आपका Q मतलब हीट एनर्जी का जो वैल्यू होता है बच्चे वो क्या होता है, Q इज नथिंग बट ये होता है आपका ms डेल्टा टी, जहाँ पे T डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर और S आपका क्या होता है बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये होता है बच्चे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम बात करें बच्चे M की तो M क्या है बच्चे आपका मास है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि आपको रेडियस के टर्म में दे रखा है, तो चलिए हम लोग मास को ब्रेक कर लेते हैं। आप जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है बच्चे, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम मास को बच्चे क्या लिख सकते हैं, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा बच्चे वॉल्यूम। तो जरा इसको लिखो, तो आप Q को क्या लिख सकते हो, Q कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा बच्चे वॉल्यूम, ये हो जाएगा S डेल्टा टी, कुछ ऐसा होगा।
चूंकि बात दोनों ही कॉपर स्फीयर्स है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों ही केस में बच्चे क्या होगा, आपका डेंसिटी सेम होगा, लेकिन रेडियस बच्चे क्या है, आपकी चेंज है। तो चलिए हम लोग पहले केस में देख लेते हैं। और ये क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चे, ये रो इंटू क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा बच्चे आपका पाई r1⁵, ये हो जाएगा s डेल्टा t। और अगर हम ऐसे ही निकालेंगे बच्चे क्या, Q1/Q2, क्योंकि दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा गया है, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बच्चे क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम इनका देखेंगे तो सारे टर्म्स आपके कट हो जाएंगे, डेंसिटी और ये 4/3 पाई, तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो आएगा बच्चे आपका R1/R2 का होल क्यूब, कुछ ऐसा बचेगा। और R1 और R2 में आपको एक रिलेशन दे रखा है, अगर यहाँ पे आप रेशियो के टर्म में सॉल्व करो तो R1/R2 कैन बी रिटन एज बच्चे हो जाएगा 1.5, जिसको बच्चे आप लिख सकते हो 3 ये हो जाएगा बच्चे आपका 2, मतलब ये होगा बच्चे 15, इसको हटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चे 10। तो चलो यहाँ पे जरा वैल्यूज रख दो, तो ये हो जाएगा 3/2 टू होल पावर बच्चे क्या हो जाएगा आपका क्यूब। अब अगर देखो क्यूब करोगे तो ये 3 का क्यूब होगा बच्चे आपका 27, और 2 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा बच्चे 8। तो जो Q1 Q2 का जो रेशियो आएगा वो बच्चे आएगा आपका 27/8, जो कि देगा बच्चे आपको पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस की बच्चे स्टीम है, इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चे 10 डिग्री सेल्सियस पे पास किया जा रहा है। When water requires a temperature of 80 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है कि वाटर कितना टेम्परेचर अटेन करता है आपका 80 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी, कितना मास आपका बच्चे प्रेजेंट होगा उस समय आपके बीकर में जब आपका फाइनल टेम्परेचर क्या है बच्चे 80 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको बहुत ध्यान से समझो बच्चे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे क्या है, आपकी स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, और 10 डिग्री सेल्सियस आपका ये है वाटर, 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या है बच्चे वाटर है, और इसका मास बच्चे आपको दे रखा है, ये मास है बच्चे 20 ग्राम, और इन दोनों को बच्चे मिक्स किया गया है। सपोज करिए इन दोनों को मिक्स किया गया, तो ये यहाँ पे बच्चे एक बीकर में अवेलेबल है आपके, और इसका बताना है बच्चे कि ये आपका फाइनल मास क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है उसका फाइनल मास क्या होगा, ये आपको बताना है। कंसीडर कर लेते हैं ये क्या है बच्चे आपका कैपिटल M है। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में आपको स्टीम का अमाउंट नहीं दे रखा है कि वो कितने ग्राम है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे स्टीम जो है वो क्या है बच्चे आपकी x ग्राम है। और देखिए स्टीम, देखिए फाइनल जो टेम्परेचर है यहाँ का, ये टेम्परेचर आपको दे रखा है, ये टेम्परेचर जो है ये है आपका 80 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चे आपको दे रखा है। तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, चलिए जरा स्टीम के एस्पेक्ट से समझते हैं हम। पहले क्या होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम पहले क्या बनाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएगा, और फिर ये क्या करेगा 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के बाद फिर आपका बनेगा 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है, यहाँ पे होगा बच्चे आपका स्टीम, यहाँ पे होगा आपका लिक्विड, और अगर हम यहाँ की बात करें बच्चे तो ऑब्वियस ही बात है ये भी क्या होगा आपका लिक्विड। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, जिसे हम लोग बच्चे LV बोलते हैं, उसका वैल्यू भी दे रखा है। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बच्चे MS डेल्टा T। तो चलिए यहाँ पे बच्चे वैल्यू रखते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि बच्चे लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, अच्छा ये एक बात यहाँ पे और समझनी रहती है कि कौन हीट लॉस कर रहा है और कौन हीट गेन कर रहा है, बच्चे ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे बच्चे स्टीम जो है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है, स्टीम बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और वाटर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से है। देखिए फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे 100 से 80 हो गया, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ आपका 20 लेस हो गया। अगर टेम्परेचर लेस हुआ है तो जो हीट लॉस करी है बच्चे वो किसने करी है, स्टीम ने। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब फाइनली पहुंच गया बच्चे 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है ये टेम्परेचर आपका गेन हुआ है। और आप जानते हो कि लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री बच्चे क्या कहता है, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री बच्चे ये कहता है कि हीट लॉस इक्वल्स टू बच्चे क्या होगा आपका हीट गेन इक्वल होगा, हीट लॉस इक्वल्स टू बच्चे क्या होगा,
हीट गेन के क्या होगा बच्चे आपका इक्वल होगा, ये आपको समझना है। अब बस यहाँ पे आपको समझ ये वैल्यू निकाल लेनी है बच्चे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। हीट लॉस स्टीम करा है और स्टीम का जो मास है बच्चे वो क्या लिया हुआ है, हमने यहाँ पे x ग्राम लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे लेटेंट हीट यूज हुआ है, तो हम लोग यूज करेंगे बच्चे क्या mLV, और 100 से 80 पे आपका यूज होगा ms डेल्टा t। तो बेसिकली क्या होगा, m आपको दे रखा है x ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। देखो यहाँ पे बच्चे एक कंफ्यूजन और होता है, वो कंफ्यूजन होता है यूनिट का। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आप एक काम करिएगा कि यूनिट लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यूनिट का सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखो कैसे करना है, x ग्राम था बच्चे आपका ये, और जो लेटेंट हीट है उसको भी लिखो आप, तो ये क्या हो जाएगा 540 कैलोरी पर क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्राम होगा, प्लस हम लिखेंगे क्या ms डेल्टा टी। तो ms डेल्टा टी इसका मतलब क्या हो जाएगा, x ग्राम आपका बच्चे क्या था मास था, ये हो गया x ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चे आपको दे रखी है वाटर की, ये बच्चे क्या है आपका 1 कैलोरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्राम डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसे होगा। और अगर हीट गेन की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे सिर्फ क्या यूज होगा आपका ms डेल्टा टी यूज होगा। और चलिए हम लोग इसका मास आपको दे रखा है जो कि है बच्चे आपका 20 ग्राम, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे रखी है बच्चे जो कि है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और अगर आप देखोगे बच्चे तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा टी होगा वो होगा बच्चे आपका 70 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अगर हम यूनिट से सॉल्व करें तो बच्चे क्या होगा, ये ग्राम से ग्राम चला गया, और अगर आप देखो यहाँ पे हाँ डेल्टा टी बच्चे यहाँ पे भी होगा आपका डेल्टा टी जो चेंज हुआ वो 20 चेंज हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस से बच्चे डिग्री सेल्सियस भी क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे ग्राम से ग्राम चला गया, आई थिंक अभी यूनिट बिल्कुल इक्विवेलेंट है, ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस और ग्राम से बच्चे क्या हो जाएगा ग्राम। तो बोथ साइड क्या हो गया आपका कैलोरी और कैलोरी यूनिट आपको दे रखा है। तो देखिए आपके जो टर्म्स बचे हुए हैं बच्चे वो कुछ ऐसे हैं कि आपको दे रखा है 540 और ये दे रखा है x प्लस क्या है आपका 20x इक्वल्स टू ये बचा है आपका 20 इंटू है बच्चे आपका 70। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे 560x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1400, तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चे आपका 140/56। और इजीली आप देख रहे हो कि इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 8 जा होगा आपका 56, यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14 मतलब 20 आ जाएगा। इसे 4 से कर दो, यहाँ पे 5 कर दो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, हाँ 4 2 जा हो जाएगा बच्चे 8 और 4 5 जा हो जाएगा 20, तो मतलब ये आएगा x का वैल्यू आपका 2.5 ग्राम, ये बच्चे आपका x का वैल्यू आएगा। मतलब ये स्टीम, इतना स्टीम बच्चे हम मिक्स करेंगे, जो स्टीम का वैल्यू आया है बच्चे यहाँ पे ये आया है आपका 2.5 ग्राम। स्टीम का जो वैल्यू है ये है आपका 2.5 ग्राम। अब देखो 2.5 ग्राम आपका स्टीम हो गया, 20 ग्राम वाटर हो गया, तो जो टोटल आएगा आपका मास वाटर का वो कितना हो जाएगा 22.5 ग्राम। जो टोटल मास होगा बच्चे वो क्या होगा आपका 22.5 ग्राम जो आपका इस बीकर में होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको दिखा रहा है 4th ऑप्शन, इसका मतलब क्या होगा बच्चे 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत ध्यान से समझना है बच्चे इसको। देखो अगर यहाँ पे टोटल मास निकालोगे तो क्या होगा, टोटल मास इक्वल्स टू जो आपका पहले से वाटर का था 20 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5, और इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या देगा आपको 22.5 ग्राम आपका हो जाएगा टोटल मास ऑफ द वाटर, जो कि बच्चे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका टोटल मास होगा वो कितना आएगा बच्चे 22.5 ग्राम। ये आपका 4th ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P। पावर जो रेडिएट हुआ है बच्चे वो दे रखा है आपको P एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट। कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट 3/4 लैम्डा नॉट। मैक्सिमम एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वो कितना है बच्चे 3/4 लैम्डा नॉट। कह रहा है कि द पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स,
कह रहा है कि NP कितना हो गया बच्चे, ये N टाइम्स P हो गया। और यहाँ पे बच्चे आपसे पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ N, मतलब यहाँ पे N का वैल्यू बच्चे क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ आपको दे रखी है बच्चे, क्या है यहाँ पे लैम्डा नॉट है। अब जरा देखो बच्चे पावर का अगर हम देखें तो पावर क्या होता है बच्चे, पावर इज प्रोपोर्शनल टू होता है T2 पावर 4। ये होता है आपका टेम्परेचर की फोर्थ पावर के क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है। और लैम्डा नॉट, चूंकि यहाँ पे हमको रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर तो दे नहीं रखा है, आपको वेवलेंथ दे रखा है। तो आप जानते हो वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ से कि लैम्डा एम टी इक्वल टू बच्चे क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, कुछ ऐसा था। यहाँ पे टेम्परेचर बच्चे टी है, तो अगर आपको दो टेम्परेचर्स दे रखे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लैम्डा 1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा 2 T2। तो टी टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो देखो जरा बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 आपको दे रखा है लैम्डा नॉट, ये टेम्परेचर है बच्चे आपका T, लैम्डा 2 दे रखा है आपको, ये है 3/4 लैम्डा नॉट इंटू क्या हो जाएगा बच्चे आपका T2। तो यहां से देखो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा बच्चे आपका चला जाएगा। अगर आप T2 के लिए सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चे आपका 4T/3, ये आपको देगा T2 का वैल्यू। अब जरा देखो यहाँ पे आप यहाँ लिखा हुआ है P प्रोपोर्शनल टू T2 पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कांस्टेंट आता है सिग्मा T2 पावर 4, बच्चे कुछ ऐसा होगा। अगर आप देखो ये हो गया बच्चा आपका इनिशियल कंडीशन, मान लेते हैं बच्चे ये क्या है आपका P1 आपका क्या है बच्चे पावर है। और अगर आप दूसरे देखोगे बच्चे पावर के लिए तो क्या हो जाएगा, सर्टेन टेम्परेचर पे P2 विल बिकम, ये हो जाएगा सिग्मा T2 टू पावर 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो T2 का वैल्यू जरा यहाँ पे रिप्लेस करो, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे आपका 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 T2 पावर हो जाएगा आपका 4। तो 4 का जब आप 4 पावर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 256 अपॉन ये हो जाएगा बच्चे आपका 81, और ये देगा आपको सिग्मा T2 पावर 4, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिग्मा T2 पावर 4 ये वैल्यू आपको पता था, ये वैल्यू किसका था आपका, ये देखिए P का वैल्यू आपको दे रखा था, तो यहाँ पे जरा लिख जाऊं तो P2 विल बिकम्स, ये हो जाएगा आपका 256 अपॉन टाइम्स ऑफ 81 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे P। तो इसका मतलब है जो N का वैल्यू है, अब अगर कंपेयर करोगे तो N का वैल्यू आपको कितना मिलेगा बच्चे 256 अपॉन क्या होगा बच्चे 81, 256 अपॉन 81 देगा बच्चे आपको N का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्चुअली यहाँ पे जब आप पावर का फॉर्मूला लिखते हो तो एक्चुअली यहाँ पे एरिया और एमिसिविटी भी होता है, तो वो आपका सेम ही रहेगा यहाँ पे भी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना बच्चे। तो यहाँ पे जो N का वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 256 अपॉन 81, ये आएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2 इंच ऑफ अ मेटल रॉड और मेंटेन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड कह रहा है बच्चे 110 डिग्री सेल्सियस। कह रहा था द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड टू बी 4 जूल पर सेकेंड। कह रहा है इफ द इंड्स आर मेंटेन एट द टेम्परेचर 200 and 210 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी। तो बच्चे समझो जरा इस क्वेश्चन में है क्या, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आपको एक रॉड दे रखा है और कहा हुआ है आपसे कि यहाँ का इस सिरे का टेम्परेचर है बच्चे आपका 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो आपका हीट फ्लो हो रहा है, मतलब आप जानते हो हीट फ्लो क्या होता है H, मतलब ये दे रखा है आपको 4 जूल पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। और आप कह रहे हैं कि यदि आपका टेम्परेचर ये कितना हो जाए बच्चे 200 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चे ये हो जाए आपका 210 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा बच्चे वो क्या होगा। पहले तो जरा समझो कि ये जो भी मेटल रॉड है बच्चे इसका कुछ ना कुछ बच्चे क्या होगा, पर्टिकुलर आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा, और जिसको हम बच्चे क्या बोलते हैं वो आपका क्या होगा K, जो कि आपका पर्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स होता है। ठीक है, आपका ये होगा। तो आप जानते हो कि हम लोग H का वैल्यू क्या लिखते हैं, H कैन बी रिटन एज KA, ये होता है आपका θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे L। हाँ, अब यहां पे समझो, चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों ही केस में बच्चे क्या है,
अगर आप यहाँ का टेम्परेचर देखोगे तो ये टेम्परेचर बच्चे क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का ये होगा आपका बच्चे 10, ये जो टेम्परेचर होगा 10 होगा। अगर यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ का भी क्या आएगा बच्चे 10 आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ऐसा होगा। और क्या कह रहे हैं कि आपका लेंथ भी बच्चे क्या होगा आपका सेम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बच्चे क्या होगा आपका सेम होगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा बच्चे यहाँ पे सेम होगा। तो रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट ऑफ हीट फ्लो, चूंकि ये पैरामीटर्स बच्चे क्या होंगे अनचेंज रहेंगे, और ये ऑलरेडी आपका क्या आ रहा है बच्चे आपका 10 आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस। तो आपका जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा बच्चे वो आपका प्रीवियस वन की तरह ही बच्चे रहेगा, जो कि क्या होगा बच्चे आपका 4 जूल पर सेकेंड, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है टेम्परेचर डिफरेंस बच्चे क्या होगा आपका सेम रहेगा, मतलब आपका 10 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो अगर आप देखो तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका सेकेंड, मतलब 4 जूल पर सेकेंड बच्चे आपका फाइनल आंसर आएगा। चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 2 मेटल रॉड्स 1 and 2 of the same length have the same temperature difference between their rods। तो पहले बात तो 2 मेटल रॉड्स की बात हो रही है। 2 मेटल रॉड्स है बच्चे 1 और 2, और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, ये है आपका K1 और K2, और उनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चे ये दे रखा है आपको A1 और A2 रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन फर्स्ट इन 4 टाइम्स दैट इन 2। मान लेते हैं कि पहले में जो आपका रेट ऑफ हीट है वो क्या है बच्चे H1 है, और दूसरे में बच्चे क्या है आपका H2 है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो आपका H1 का वैल्यू होगा वो 4 टाइम्स क्या होगा बच्चे H2 के इक्वल होगा। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड सेम लेंथ है बच्चे, ठीक है। तो जरा देखो इसको सॉल्व करो फर्दर। अगर हम मान लें कि हमारा जो पहला लेंथ है ये हो गया बच्चे आपका पहला लेंथ, और ये हो गया बच्चे आपका सेकेंड, पहला रॉड हो गया बच्चे, और ये क्या है आपका सेकेंड रॉड है। यहाँ पे आपको लेंथ सेम दे रखा है दोनों का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे रखा है बच्चे, ये दे रखा है आपको A1, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है बच्चे क्या है A2। जो चलिए H1 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। H1 कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका K1 A1, यहाँ पे होगा आपका θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे L, और अगर आप H2 के लिए लिखोगे तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे K2, ये होगा आपका A2, और इधर हो जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे L। अब आपको ये रिलेशन दे रखा है, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चे क्या होगा आपका सेम है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, तो θ1 माइनस θ2 बच्चे क्या होगा आपका सेम होगा। तो चलिए ये जो हमको रिलेशन दे रखा है हम लोग इसको बच्चे यूज करने वाले हैं। तो जरा रखो, देखिए क्या हो जाएगा H1 का वैल्यू क्या है बच्चे K1 A1, ये आपको दे रखा है θ1 माइनस θ2 अपॉन दे रखा है बच्चे L इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा K2 A2, यहाँ पे होगा आपका θ1 माइनस θ2 अपॉन होगा बच्चे L, और ये दे रखा है बच्चे आपको 4 टाइम्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा L से L कट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस भी बच्चा क्या है आपका सेम है, तो ये भी आपका क्या होगा कट हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे K1 A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आएगा आपका K2 A2, ये आएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। K1 A1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 4 टाइम्स K2 A2। तो अगर आप देखो तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्टली दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे आपका करेक्ट होगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहे कि टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार ऑफ रेडियस। आपको स्टार का रेडियस दे रखा है बच्चे क्या है आपका स्मॉल r है, हुज आउटर सरफेस रेडिएट एज अ ब्लैक बॉडी। यहाँ पे बच्चे ब्लैक बॉडी की बात हो रही है एट टेम्परेचर Tk इज गिवन बाई, आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये आपसे पूछा हुआ है। तो जो टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है बच्चे इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। ये क्या होगा बच्चे P अपॉन A, P जहाँ पे क्या है बच्चे आपका पार है। तो देखो पहले समझो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई स्टार है, ये हो गया बच्चे स्टार, और इसका बच्चे आपको रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस है बच्चे क्या स्मॉल r, इसका रेडियस क्या हो गया बच्चे स्मॉल r हो गया।
और देखो ये बच्चे अब क्या होगा, एज अ पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा। कैसे करेगा बच्चे, एज अ पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा। तो आपको पता है कि जब कोई पॉइंट सोर्स हो तो जो आपका वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है बच्चे, आपका स्फेरिकल बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एनर्जी का एमिशन होता है बच्चे वो ईच डायरेक्शन में होता है। ईच डायरेक्शन में क्या होगी बच्चे, यहाँ पे एनर्जी एमिट होगी, तो जो आपका वेव फ्रंट बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, आपका स्फेरिकल बनेगा। और इसका बच्चे आपको रेडियस दे रखा है, ये रेडियस क्या है बच्चे, कैपिटल आर, ये समझना है। ये आपका स्टार एज अ पॉइंट सोर्स बच्चे एक्ट करेगा, जिसका आपका वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका स्फेरिकल होगा। और यहाँ पे जानते हो, पहले तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं कि पावर क्या होता है बच्चे, आई इक्वल्स टू ये होता है बच्चे आपका सिग्मा एप्सिलॉन ए टी टू पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे ए। यहाँ पे एरिया एरिया कैंसिल मत करना क्योंकि ये बोथ आर डिफरेंट। देखो कैसे बच्चे, एप्सिलॉन बच्चे होता है आपका एमिसिविटी, इसे हम बोलते हैं एमिसिविटी। और चूंकि यहाँ पे क्या हो रही है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात हो रही है, तो एमिसिविटी बच्चे क्या होता है आपका 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, एमिसिविटी का जो वैल्यू होगा बच्चे 1 होगा। अब जरा स्टार का जो रेडियस है बच्चे वो स्मॉल आर है, तो इसका बच्चे आपका एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो बच्चे एरिया होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है आपका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और जब ये वेव फ्रंट बना हुआ है बच्चे, इस वेव फ्रंट का जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया है बच्चे ये वेव फ्रंट का एरिया है, और ये क्या है बच्चे आपका स्टार का एरिया है। तो यहाँ पे जो आपका रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया आएगा ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा बच्चे आपका टी टू पावर 4 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, तो आई इक्वल्स टू बच्चे क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका सिग्मा आर स्क्वायर टी टू पावर 4 अपॉन क्या आएगा बच्चे आर स्क्वायर। मतलब ऊपर होगा स्मॉल आर और नीचे क्या होगा बच्चे आपका कैपिटल आर, ये आपको समझना है। तो देख जाओ भाई कि आपको करेक्ट आंसर कौन दे रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि सिग्मा आर स्क्वायर टी टू पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे यही ऑप्शन क्या होगा बच्चे आपका करेक्ट होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब आपका सोर्स कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, तो वहां पे जो आपका वेव फ्रंट बनेगा बच्चे क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। आपको ये समझना है, और सारी चीजें बच्चे क्या है आपकी सेम है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और एज्यूमिंग द सन टू हैव अ स्फेरिकल आउटर सरफेस ऑफ रेडियस, ये देखिए दे रखा है आपको स्मॉल आर एंड रेडिएटिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, अगेन देखिए एट द टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, यहां पे आपको दे दिया है टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। द पावर रिसीव्ड बाय द यूनिट सरफेस, पावर रिसीव्ड बाय क्या होगा बच्चे यूनिट सरफेस। बेसिकली यहां पे आपसे वही पूछा है कि रेडिएंट एनर्जी आपका पर यूनिट एरिया क्या होगा, और डिस्टेंस r पे पूछा है नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ द सन। तो अगेन यहाँ पे बच्चे क्या होगा, ये सन का आपको रेडियस दे रखा है, सन का रेडियस क्या है यहाँ पे स्मॉल r है, सन का रेडियस क्या है स्मॉल r है। तो ये भी क्या होगा आपका एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे आपका, ये है आपका आउटर सरफेस इसका, जो कि आपका क्या होगा वेव फ्रंट होगा। तो ये रेडियस आपको दे रखा है, ये क्या है आपका कैपिटल R। सो चलिए बच्चे निकाल लेते हैं। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लो बच्चे केल्विन में। तो ये क्या हो जाएगा T+273 केल्विन आपको दे देगा। अब आप जानते हो बच्चे आपका ये क्या होता है, I इक्वल्स टू ये होता है P अपॉन A। तो चलिए रख जाइए यहाँ पे वैल्यू, ये होगा सिग्मा एप्सिलॉन A, ये हो जाएगा T टू पावर 4 अपॉन ये वैल्यू होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये क्या है ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। और A की बात करें तो जो एरिया ऑफ द सन होगा वो क्या होगा स्मॉल 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर हम t की जगह लिखेंगे तो ये समझिएगा बच्चे ये हो जाएगा T+273 2 होल पावर 4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा। तो जो बच्चे आपका पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस आएगा वो क्या होगा बच्चे सिग्मा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा T+273 2 होल पावर 4 अपॉन क्या देगा बच्चे आपको आर स्क्वायर देगा। और जो कि देखोगे बच्चे आपको अगर हम ऑप्शंस में देखोगे तो देखो कौन सा होगा आर स्क्वायर सिग्मा, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आया नहीं है।
दूसरा देखोगे तो दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपको करेक्ट दे रहा है कि आर स्क्वायर सिग्मा टी प्लस 2732 होल पावर 4 अपॉन क्या होगा बच्चे आपका आर स्क्वायर। तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि अ ब्लैक बॉडी इज एट 727 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चे 727 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर है। तो बच्चे इसको जल्दी से कन्वर्ट कर जाओ आप केल्विन में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा आपका 727 प्लस होगा आपका 273। तो अल्टीमेटली बच्चे क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 1000 केल्विन, ये देगा आपको 1000 केल्विन। कह रहा है कि इट इमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू। तो आप जानते हो कि एनर्जी और टेम्परेचर का सीधा सा रिलेशन होता है, ई प्रोपोर्शनल टू होता है आपका टी टू पावर 4। तो ये टेम्परेचर बच्चे आपको दे रखा है, ई प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1000 टू होल पावर क्या हो जाएगा बच्चे 4। तो जो एनर्जी की आपकी प्रोपोर्शनैलिटी आएगी वो आपका पहला ऑप्शन दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 1000 टू पावर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे कि इफ लैम्डा एम डिनोट्स द वेवलेंथ एट विच द आपका रेडिएट एमिशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, रेडिएट एमिशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर टी केल्विन इज मैक्सिमम। और देन देखो पहले बच्चे ये बात हो रही है यहाँ पे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, ये बात हो रही है बच्चे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आप इसको समझना है आपको, ये होता क्या है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए बच्चे ये कहता है कि आपका यहाँ पे जो एनर्जी मतलब ई लैम्डा और आपका लैम्डा के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है कि इस क्या होगा बच्चे, इस एनर्जी से एसोसिएट जो आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ये आपका ये होता है बच्चे आपका लैम्डा एम। मतलब इस एनर्जी से मतलब मैक्सिमम एनर्जी से जो क्या होगी बच्चे एसोसिएट आपका वेवलेंथ होगा, उसे हम बोलते हैं लैम्डा एम। और ये लॉ ये कहता है कि लैम्डा एम टी का जो वैल्यू होता है बच्चे वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर आप देखो तो लैम्डा 1 क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन टी। इसको अगर और सॉल्व करो तो लैम्डा एम कैन बी रिटन एज टी टू पावर -1। तो इसका मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन आपको दे रहा है कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या होगा टी टू पावर -1। आपको ये समझना है द मैक्सिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ वो होगा बच्चे आपका लैम्डा एम, ये समझना है जो काफी कंफ्यूज करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट, तो ये बच्चे क्या होता है, E इक्वल्स टू ये होता है आपका सिग्मा टी टू पावर 4। अच्छा ये होता क्या है, दिस इज नथिंग बट ये होता है आपका रेडिएंट एनर्जी, ये होता है बच्चे आपका रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, ये क्या होगा बच्चे आपका पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली अगर आप इसको देखो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो बच्चे एनर्जी आप जानते हो कि यूनिट क्या होता है जूल, और इसे क्या लिख सकते हो, मतलब टाइम आ गया तो हो जाएगा बच्चे आपका सेकेंड, और यहाँ पे पर यूनिट एरिया मतलब क्या हो जाएगा बच्चे मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिग्मा, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा बच्चे केल्विन टू पावर 4। अब आप जानते हो फर्दर कि जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं पावर, और पावर का यूनिट होता है बच्चे आपका वॉट। तो इसको अगर आप लेके जाओगे लेफ्ट में तो ये हो जाएगा वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4 इक्वल्स टू बच्चे क्या होगा सिग्मा। तो जो सिग्मा का आपका डायमेंशन यूनिट आएगा वो क्या हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर क्या हो जाएगा बच्चे 4। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4 देगा, जो कि है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है कि कंसीडर 2 रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स, और उनकी जो कंडक्टिविटीज है बच्चे दे रखा है आपको K1 एंड K2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, A2 एंड बोथ हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2 एट देयर एंड्स।
कह रहे कि इफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल, मतलब आपका H1 इक्वल्स टू बच्चे क्या है, H2 है, देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा ये आपको समझना है। यहाँ पे बच्चे इक्वल होगा, ये लिखा हुआ है K1A1 इक्वल्स टू ये है आपका K2A2। तो देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दो रॉड्स दे रखे हैं और ये बच्चे आपका दूसरा रॉड है और यहाँ के दोनों के जो टेम्परेचर है बच्चे, यहाँ का जो टेम्परेचर है ये आपको दे रखा है T1, यहाँ का भी टेम्परेचर क्या है T2, यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का भी टेम्परेचर क्या है बच्चे T2। कंडक्टिविटी दे रखी है बच्चे, ये है आपका K1 और यहाँ पे क्या है बच्चे आपका K2। अब ये भी कह रहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द कंडक्शन इज इक्वल, कह रहा है कि आपका जो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा बच्चे H1 और यहाँ पे क्या होगा H2 और इन दोनों का वैल्यू क्या है बच्चे इक्वल है। टेम्परेचर डिफरेंस आपका जो होगा वो भी क्या होगा बच्चे इक्वल होगा। तो जरा आप अगर H1 के लिए लिखो तो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चे आपका K1A1, हाँ एरिया भी दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है बच्चे A1 और इसका एरिया है आपका A2, ये हो जाएगा K1A1 और इधर आ जाएगा बच्चे टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस का T2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे लेंथ। तो देखो सेम लेंथ क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो मतलब सेम लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि लेंथ आपकी स्मॉल l है। अगर आप H2 के लिए सॉल्व करोगे सो दैट विल बिकम, यहाँ पे हो जाएगा K2A2, यहाँ पे हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे L। चूंकि यहाँ पे H1 इक्वल्स टू H2 आपको दे रखा है सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अब अगर आप लिखोगे तो K1A1 ये हो जाएगा बच्चे आपका T1 माइनस T2 अपॉन L इक्वल्स टू ये हो जाएगा K2A2 और यहाँ पे आएगा T1 माइनस T2 अपॉन क्या दे देगा बच्चे आपको L। तो अगर आप इसको बच्चे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका कट हो जाएगा, यहाँ से L से L चला जाएगा, तो देखिए क्या बचा K1A1 इक्वल्स टू बच्चे क्या बचेगा आपका आएगा K2A2, K1A1 इक्वल्स टू आएगा आपका K2A2, ये देगा बच्चे आपको फाइनल आंसर। जो कि देखोगे बच्चे तो आपको पहला ऑप्शन ही दे रखा है। अगर आप एग्जैक्ट फार्मूला याद हो आपको तो इसके फार्मूले में कहीं भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं आती है, तो इसका मतलब आपका S वाला तो क्या हो जाएगा, ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो दो ऑप्शंस को, मतलब दूसरा और चौथा आपका ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा और फिर आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे कि बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड स्टील। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एल्यूमिनियम और स्टील की आपके बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है एल्यूमिनियम का वो क्या होगा बच्चे, ग्रेटर होगा अल्फा स्टील से। मतलब जो भी आपका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है एल्यूमिनियम का और वो स्टील के एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से बच्चे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो चलिए देख लेते हैं बच्चे, ये हो गया आपका मान लेते हैं एल्यूमिनियम और यहाँ पे बच्चे क्या है आपका स्टील, कुछ ऐसा। ऊपर है बच्चे आपका एल्युमिनियम और नीचे मान लेते हैं बच्चे क्या है स्टील। ये आपके दो रॉड्स है। अब कह रहे हैं कि ऑन हीटिंग द स्ट्रिप विल क्या होगा आपका, रिमेन्स स्ट्रेट रहेगा या गेट ट्विस्टेड हो जाएगा या किधर की तरफ आपका बेंड करेगा, ये आपको समझना है। तो पहले जरा समझो जो आपको वैल्यूज गिवन है हम लोग उससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, पहले वो समझो। कह रहे कि अल्फा एल मतलब आपका लीनियर एक्सपेंशन बच्चे क्या है, कोएफिशिएंट एल का ग्रेटर है स्टील से। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट द एल्युमिनियम विल एक्सपेंड मोर कंपैरिजन टू स्टील। फॉर ऑब्वियस कि आपका जो एल्युमिनियम होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि डेल्टा एल जो होता है दैट इज नथिंग बट एल अल्फा डेल्टा टी होता है। तो अगर अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपका जो डेल्टा एल होगा बच्चे वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो डेल्टा एल अगर हम देखें बच्चे एल्युमिनियम के लिए तो क्या होगा, वो डेल्टा एल स्टील से क्या देगा आपको, ग्रेटर वैल्यू देगा। ऑब्वियस सी बात है। तो स्टील बच्चे आपका ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो जब ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका कैसा दिखेगा, ये स्टील आपका ज़्यादा एक्सपेंड किया तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है बच्चे ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ये सॉरी एल्युमिनियम बच्चे आपका ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो आपको ये हो गया आपका एल्युमिनियम और नीचे क्या है बच्चे आपका स्टील। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डाउनवर्ड क्या रहेगा बच्चे आपका स्टील रहेगा और ऊपर क्या होगा बच्चे आपका एल्युमिनियम रहेगा। तो पहले तो रिमेन्स स्ट्रेट, आपका पहला ऑप्शन तो यहीं से कट रहा है। गेट ट्विस्टेड,
हाँ ट्विस्ट होगी, लेकिन ये पता होना चाहिए बच्चे कि कैसे आपका मुड़ेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है हमको। विल बेंड विथ एल्युमिनियम द कॉनकेव साइड। एल्युमिनियम बच्चे आपका कॉनकेव साइड नहीं है, कॉन्वेक्स साइड है, ये आपको समझना है। तो ये बच्चे क्या है, आपका कॉन्वेक्स साइड है, और ये साइड आपकी क्या है, ये है आपकी कॉनकेव साइड, ये आपको समझना है। तो आपका स्टील बच्चे क्या होगा, कॉनकेव साइड पे होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा, आपका फोर्थ होगा। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स साइड लिखा होता तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि फॉर अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस इट्स रेडिएटिंग पावर इज 60 वॉट। यहाँ पे आपको रेडिएटिंग पावर दे रखा है बच्चे क्या है, 60 वॉट, एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 227 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज चेंज टू 1227 डिग्री सेल्सियस देन इट्स रेडिएटिंग पावर। तो पहले बच्चे पावर समझो, जब सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दे रखा हो तो ये क्या होता है बच्चे आपका, ये होता है आपका T टू पावर 4 माइनस होता है बच्चे आपका T0 टू पावर 4। ये आपकी पावर की प्रोपोर्शनैलिटी होती है जब बच्चे आपको सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन हो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो तो T टू पावर 4 मतलब T का वैल्यू दे रखा है आपको 727 और T0 कितना बच्चे है आपका 227। तो पहले तो इसे कन्वर्ट कर लो बच्चे केल्विन में, तो ये हो जाएगा आपका 1000 केल्विन, और जब आप 227 में 273 ऐड करोगे तो ये देगा बच्चे आपको 500 केल्विन। ऐसे ही ये जो 1227 बच्चे दे रखा है, इसको जब करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपका 73 कर देगा, तो मतलब आ जाएगा 1500 केल्विन, आपको कुछ ऐसा वैल्यू दे देगा। तो P1 तो बच्चे ये हो गया, P1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका T1 टू पावर 4 माइनस, अगर हम P2 के लिए देखें तो P2 कैन बी रिटन एज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहाँ पे T2 टू पावर 4 माइनस क्या होगा T0 टू पावर 4। जरा एक काम करो, दोनों को कर दो बच्चे डिवाइड। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2। यहाँ पे जरा वैल्यूज भी रख लो, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आपके कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू है आपका 1000 टू होल पावर 4 माइनस यहाँ पे आएगा आपका 500 टू होल पावर 4 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, अब आपका जो T2 टेम्परेचर चेंज हो गया, ये है आपका 1500 टू होल पावर 4 माइनस होगा बच्चे आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा 500 टू होल पावर 4। तो यहाँ पे बच्चे आप सॉल्व करोगे तो P1 अपॉन P2 देखो 100, यहाँ पे देखिए 2 जीरो यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, और आपका ऐसे डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो इजीली आप इसे कॉमन ले सकते हो। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 10 टू पावर 4 माइनस यहाँ पे आएगा बच्चे 5 टू पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा 15 टू पावर 4 माइनस होगा बच्चे 5 टू पावर 4। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो स्क्वायर से सॉल्व करिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो जब आप इसको करोगे तो कितना बचेगा 100 माइनस 25 और साथ में क्या हो जाएगा बच्चे 100 प्लस 25। इसको ध्यान से समझिएगा, ये देखिए चूंकि पावर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की स्क्वायर 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिखा गया है। अगर ऐसे ही देखोगे बच्चे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 225 माइनस हो जाएगा बच्चे 25, और इधर क्या आएगा बच्चे आपका 225 प्लस हो जाएगा 25। तो अगर आप देखोगे तो ये बनेगा आपका 125। देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन ये देगा बच्चे आपको 200 इंटू यहाँ पे आएगा आपका 125 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका 250। तो ये आपका क्या हुआ 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे हम लोग 25 से डिवाइड कर लेते हैं, ये चला जाएगा बच्चे आपका 8 टाइम्स। तो ये क्या देगा बच्चे आपको 3/16 दे देगा। क्वेश्चन में आपको P1 का वैल्यू दे रखा है और P2 कैलकुलेट करना है। तो P1 का वैल्यू बच्चे क्या है, ये है आपका 60 अपॉन P2 इक्वल्स टू बच्चे क्या होगा यहाँ पे 3/16। तो भाई सॉल्व कर जाओ, देखो 3 से क्या होगा यहाँ पे बचेगा 20। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चे क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा बच्चे आपका P2 विल बिकम्स, ये हो जाएगा 16 इंटू 20। तो 16 2 जा होता है आपका 32 और 1 एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा आपका, तो ये देगा आपको 320 वॉट। जो P2 का वैल्यू होगा वो क्या देगा बच्चे आपको 320 वॉट, जो कि होगा बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन। तो बस इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन था बच्चे, और कुछ नहीं था। आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जब सराउंडिंग टेम्परेचर गिवन हो तो हमें फार्मूला क्या लिखना है। चलिए बच्चे हम लोग बढ़ते हैं आगे,
और देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में बच्चे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देता है आपका, ये आपको समझना है। कह रहा है कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, यही मैंने बताया था अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, क्या बताया था, ये ग्राफ होता है बच्चे आपका ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में। तो ये जो एनर्जी आती है बच्चे, ये जो एनर्जी होती है मैक्सिमम एनर्जी से जो एसोसिएटेड आपका वेवलेंथ होता है, इसी को हम बोलते हैं लैम्डा एम। एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं लैम्डा एम टी इक्वल्स टू, ये आता है बच्चे आपका कांस्टेंट। तो रेडिएशन एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन तो आता है लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बोला है, एवरी वेवलेंथ के बीच में रिलेशन नहीं होगा आपका। कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, ये थर्ड ऑप्शन देखिएगा बच्चे, कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। ये आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे, क्या होगा आपका, फर्स्ट। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा था ग्राफ बिटवीन द टू टेम्परेचर स्केल्स ए एंड बी इज शोन इन फिगर, अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट आपको दे रखे हैं और डिविजन्स भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखोगे जो आपका लोअर फिक्स पॉइंट है बच्चे, ये है बच्चे आपका कितना, ये 30 है एक्चुअली, ये है 30, ये है बच्चे आपका 180, जो इनका डिफरेंस होगा बच्चे वो कितना आएगा बच्चे आपका 150 आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको 0 दे रखा है और यहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चे 100, तो यहाँ का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 100। अब आप जानते हो कि हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस क्या होता है बच्चे आपका लोवेस्ट पॉइंट, या हम बच्चे इसको लिखते हैं आइस पॉइंट, अपॉन क्या होता है बच्चे हाईएस्ट पॉइंट मतलब हम बोलते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट माइनस होता है बच्चे आपका लोवेस्ट पॉइंट, इक्वल्स टू सेम आपका ऐसे भी चलता है। तो टीबी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट और अपॉन क्या होगा बच्चे आपका हाईएस्ट पॉइंट माइनस क्या होगा बच्चे आपका लोवेस्ट पॉइंट, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो यहाँ पे देखो टी ए, आपका जो ए स्केल है उसमें आपको जो लोवेस्ट पॉइंट दे रखा है वो है आपका 30 और जो डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये है बच्चे आपका 150 इक्वल्स टू टीबी में आपको लोवेस्ट पॉइंट दे रखा है बच्चे 0 और इसका जो डिफरेंस है बच्चे वो दे रखा है आपको 100। तो देखो अल्टीमेटली क्या लिखोगे इसको, ये हो जाएगा आपका टी ए माइनस 30 अपॉन आएगा यहाँ पे 150 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे टी बी अपॉन क्या देगा बच्चे 100। तो अगर अल्टीमेटली देखोगे बच्चे तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या देगा, आपको करेक्ट ऑप्शन देगा। तो टी ए माइनस 30 अपॉन 150 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी बी अपॉन 100। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा बच्चे वो करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंड्रिकल रॉड हैविंग टेम्परेचर, कह रहा है कि T1 एंड T2 एट इट्स एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q1 कैलोरी पर सेकेंड, कह रहा है कि इफ द ऑल लीनियर डायमेंशन आर डबल्ड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के आप क्या करो सारी डायमेंशन को बच्चे डबल कर दो, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन Q2 मतलब Q2 विल बी, क्या होगा। देखिए यहाँ पे बच्चे समझिएगा कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है, वहां पे क्या है बच्चे टेम्परेचर आपको दे रखा है, इधर का टेम्परेचर बच्चे क्या है आपका T1 है, ये टेम्परेचर बच्चे क्या है आपका T2 है और यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो हीट है वो क्या दे रखी है बच्चे आपको Q1 दे रखी है। अब जरा ध्यान से समझो बच्चे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बच्चे होता क्या है, मतलब ये होता है आपका Q/T इक्वल्स टू, इसे क्या लिखते हो आप KA, ये होता है बच्चे आपका θ1 माइनस θ2 अपॉन होता है बच्चे L। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे कि आपको सारे वैल्यूज पूछा, कह रहा है कि इफ द लीनियर डायमेंशंस आर डबल्ड, जो लीनियर डायमेंशन है टेम्परेचर को सेम रखा गया है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चे क्वेश्चन, और θ1 माइनस θ2 आपका कांस्टेंट है, तो भैया आपके लीनियर डायमेंशन क्या होंगे, एरिया है तो मतलब क्या हो जाएगा रेडियस, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ होता है, जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा πr², ये याद रखिएगा। तो बेसिकली इसे लिख सकते हो इनटू ये हो जाएगा πr² θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ये था बच्चे आपका Q1, ये आपको दे रखा था Q1। अब जरा देखो ये जो वैल्यू है बच्चे ये टोटल दे रखी है आपको Q1 के इक्वल। देखिए अगर हम सारे डायमेंशंस को बच्चे क्या करें डबल करें तो K आपका एज इट इज, पाई एज इट इज, यहाँ पे जब रेडियस को 2 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4r², टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है θ1 माइनस θ2, ये क्या हो जाएगा बच्चे 2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा, तो ये 2 से आपका कट हो जाएगा।
तो 2 बच्चे आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 इंटू जो लिखा हुआ है के आपका पाई के यहाँ पे हो जाएगा बच्चे पाई आर स्क्वायर थीटा 1 माइनस का थीटा 2 अपॉन एल। देखिए ये इसका होल वैल्यू आपको दे रखा है जो कि है बच्चे आपका Q1। तो मतलब जो Q2 का वैल्यू होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ Q1 आएगा। जो Q2 का वैल्यू होगा बच्चे वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ Q1 देगा। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है बच्चे वो क्या होगा सेकंड करेक्ट होगा। देखिए बच्चे अगला कह रहा है कि अ ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट 2000 केल्विन। ये आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का क्वेश्चन है। इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट 3000 केल्विन विल बी। आप जानते हो कि लैम्डा 1 T1 इक्वल्स टू बच्चे क्या होता है आपका लैम्डा 2 T2 और यहाँ पे आपको वेवलेंथ दे रखी है, ये है आपकी लैम्डा एम और टेम्परेचर है आपका 2000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्डा 2 और यहाँ का टेम्परेचर आपको दे रखा है बच्चे क्या है 3000। तो यहाँ पे आप कट कर दो इजिली, तो लैम्डा 2 का जो वैल्यू है बच्चे वहाँ से लिख सकते हो आप 2/3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे लैम्डा एम। तो लैम्डा 2 इज नथिंग बट 2/3 लैम्डा एम। इसका मतलब क्या होगा आपका जो 3000 केल्विन से एसोसिएटेड आपका वेवलेंथ है वो कितना हो जाएगा 2/3 वेवलेंथ ऑफ लैम्डा एम। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लैक बॉडी इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन और इट एमिट्स एनर्जी एट अ रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू। देखो भैया आपको टेम्परेचर दे रखा है तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या होता है आपका T2⁴। तो टेम्परेचर जब दे रखा है तो यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 500 टू होल पावर 4। तो ऑब्वियस सी बात है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 है रेडियस ऑफ द मेटल स्फीयर एट रूम टेम्परेचर इज T और ये रेडियस दे रखा है बच्चे आपको कैपिटल R एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल, यहाँ पे ये दे रखा है बच्चे आपको अल्फा। स्फीयर की बात हो रही है, 3D ऑब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। द स्फीयर इज हीटेड लिटिल बाय अ टेम्परेचर डेल्टा T सो दैट द न्यू टेम्परेचर इज T प्लस डेल्टा T। कह रहा है द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, आपका कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। देखो आप जानते हो कि डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है आपका V गामा डेल्टा T होता है। अब देखिए अगर आपका यहाँ पे हम लोग आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कंसीडर करेंगे तो आइसोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए गामा और अल्फा में बच्चे एक रिलेशन होता है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे आपका 3 टाइम्स अल्फा। तो यहाँ पे क्या रखोगे बच्चे गामा का वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 3 अल्फा और वॉल्यूम चूंकि इनिशियल रेडियस बच्चे R है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा ये होगा आपका 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पे जरा रख जाओ गामा का वैल्यू जो कि होगा बच्चे 3 टाइम्स ऑफ अल्फा और डेल्टा T आपका एज इट इज रहेगा, 3 से 3 कट हो जाएगा तो अल्टीमेटली बच्चे क्या बचेगा 4 पाई, ये आएगा आपका R क्यूब और साथ में होगा बच्चे आपका अल्फा डेल्टा T। ये आपको वैल्यू देगा 4 पाई R क्यूब अल्फा डेल्टा T जो कि बच्चे देगा आपको फोर्थ ऑप्शन। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बच्चे क्या होगा करेक्ट होगा। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 22, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा है कि अ कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेल्सियस इन T मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। आपका 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। द टाइम टेकन बाय अ सिमिलर कप ऑफ कॉफी फ्रॉम 80 to 60 डिग्री सेल्सियस, उसको कितना टाइम लगेगा एट रूम टेम्परेचर सेम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चे ये होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन T, ये टाइम होता है बच्चे इक्वल्स टू K, ये होता है आपका θ1 प्लस θ2 अपॉन क्या होगा बच्चे 2 माइनस होता है ये आपका θ0 जिसे हम बोलते हैं बच्चे क्या रूम टेम्परेचर या आपका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। देखो पहले केस में आपको क्या दे रखा है कि टेम्परेचर आपका क्या है 90, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 80 अपॉन ये टाइम दे रखा है आपको T मिनट है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K टाइम्स। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा 90 प्लस 80 अपॉन 2 और ये रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है बच्चे 20, लिख जाओ और इसको सॉल्व कर जाओ। तो देखो ये बचेगा आपका बच्चे क्या ये आएगा 10 अपॉन T इक्वल्स टू K और जब यहाँ पे सॉल्व करोगे बच्चे तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 170 माइनस 40 बच्चे देगा आपको 130/2, ये आ जाएगा आपका 130/2। इसको ऐसे ही लिखा रहने देना। ये हो गया बच्चे आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब अगर आप सेकेंड केस में देखो तो आपका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 80 to 60। तो देखो क्या हो जाएगा 80 - 60, 80 - 60 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे, टेम्परेचर हम मान लेते हैं, सॉरी ये टाइम मान लेते हैं बच्चे, क्या है आपका टी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 + 60 अपॉन होगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 20। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा बच्चे आपका 140, ये देगा आपको 100/2। तो 20 अपॉन टी डैश इक्वल्स टू बच्चे आ जाएगा के, और जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बच्चे, ये आ जाएगा 100/2। इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देना। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। देखो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये टी डैश आपका ऊपर चला जाएगा। देखो कैसे डिवाइड होगा, 10/t अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 20/t डैश, कुछ ऐसे होगा। इक्वल्स टू बच्चे क्या हो जाएगा, जब आप इधर डिवाइड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 आपका क्या होगा चला जाएगा, एक 0 से 0 भी चला जाएगा, k से k चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे आपका, ये बचेगा आपका 13 अपॉन आएगा यहाँ पे 10। अब देखो ये टी डैश जाएगा बच्चे आपका ऊपर, तो जो टी डैश की वैल्यू होगी बच्चे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टी डैश, और देखो ये आपका 10 से 20 चला जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और टी डैश इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बच्चे, देखिए यहाँ पे t आपका डिनोमिनेटर में होगा तो 13/10 और इंटू टाइम्स ऑफ बच्चे क्या आ जाएगा t, और साथ में बच्चे क्या रहेगा अपॉन 2 भी होगा, इंटू 2 रहेगा। तो 2 से कट कर दो बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो जो टी डैश का वैल्यू है, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, जो टी डैश का वैल्यू है बच्चे, ये आपको कितना दे रहा है, ये आ जाएगा आपका 13/5t, ये आएगा आपका 13/5 टाइम्स ऑफ t, ये आपको देगा टी डैश का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स है बेसिकली। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको बेसिकली चाहो तो आप k का वैल्यू सॉल्व करके भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, या आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है आपका 23, कह रहा है कि अ स्फीयर, अ क्यूब एंड अ थिन सर्कुलर प्लेट ऑल ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू द सेम हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि प्लेट विल कूल फास्टर। तो पहले तो देखो क्या दे रखा है आपको, एक स्फीयर दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है और एक थिन सर्कुलर प्लेट दे रखी है। देखिए रेट ऑफ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, मतलब फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप जानते हो कि H का वैल्यू क्या होता है आपका KA θ1 माइनस क्या होगा बच्चे θ2 अपॉन क्या होगा बच्चे L, कुछ ऐसा होता है। इसे हम बोलते हैं बच्चे Q/T इक्वल्स टू, ये होता है KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना वैल्यू आपका क्या होगा, A का वैल्यू जितना ग्रेटर होगा उतना ही बच्चे क्या होगा आपका H भी ग्रेटर होगा। तो जितना जल्दी कम आपका A होगा उतना ही कम बच्चे क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेट ऑफ कूलिंग है आपका सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप प्लेट के लिए देखोगे तो प्लेट का जो एरिया होगा बच्चे वो क्या होगा, अगर हम सर्कुलर प्लेट ले रहे हैं तो इसका एरिया होगा बच्चे आपका πr²। अगर आप देखो स्फीयर में, तो स्फीयर का जो एरिया होता है ये होता है बच्चे आपका 4πr²। अगर आप क्यूब का देखोगे तो बच्चे क्यूब होता है आपका 6a², इसका सरफेस एरिया होता है। तो अगर आप तीनों में देखो तो सर्कुलर प्लेट का जो एरिया है बच्चे वो क्या है बच्चे आपका सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लेट आपका सबसे पहले होगा और फिर आपके अदर ऑब्जेक्ट होंगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है कि प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड द क्यूब द स्लोवेस्ट। प्लेट क्या होगा बच्चे आपका फास्टेस्ट करेगा कूलिंग और क्यूब स्लोवेस्ट करेगा। एंड स्फीयर विल कूल फास्टेस्ट एंड द क्यूब द स्लोवेस्ट, एंड प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड द स्फीयर द स्लोवेस्ट। देखो पहले आपका क्या करेगा बच्चे, प्लेट करेगा, फिर क्या करेगा बच्चे आपका क्यूब करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो क्लियर है कि प्लेट आपका पहले कूल होगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो दो ऑप्शन तो बच्चे यहाँ से आपके एलिमिनेट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा आपका स्फीयर सबसे लास्ट में करेगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन बच्चे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है। तो जो इसका बच्चे करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि अ बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन अ रूम एंड इट कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन T1 मिनट, फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस इन T2 मिनट्स।
एंड फिर कह रहा है कि 70 डिग्रीज टू 65 डिग्री सेल्सियस इन T3 मिनट्स। देन देखो अगेन ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो तो पहले अच्छा फार्मूला जानते ही हो आप, क्या होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन T इक्वल्स टू क्या होगा आपका K, ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2 बाई यहाँ पे होगा 2 माइनस θ0 जो कि होगा बच्चे आपका सरफेस टेम्परेचर। तो θ1 देखो पहले केस में क्या है बच्चे आपका, ये है 80 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 75 अपॉन देगा बच्चे T इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू हो जाएगा K। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो बच्चे θ1 प्लस θ2, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 75 अपॉन 2। अगर आप रूम टेम्परेचर यहाँ पे कंसीडर कर लो बच्चे, क्या है आपका 25, ये कंसीडर कर लो। तो जरा देखिएगा यहाँ पे ये बचेगा बच्चे आपका 5 अपॉन T इक्वल्स टू क्या होगा K, और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 50, और इधर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, ये आ जाएगा 5 8 7 कितना हो जाएगा आपका 13, माइनस होगा बच्चे 50 अपॉन 2, ये कुछ वैल्यू देगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 5 अपॉन T, चूंकि ये टाइम बच्चे क्या है T1 है तो इसको T1 कंसीडर करना, पहले का टाइम T1 आपको दे रखा है क्वेश्चन में। 135 माइनस 50 करोगे तो ये हो जाएगा K टाइम्स, इधर आएगा बच्चे आपका 85 अपॉन 2, कुछ ये हमको वैल्यू देगा। अगर आप ऐसे सिमिलरली दूसरे के लिए सॉल्व करोगे जो कि आपका T2 है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका 5 अपॉन T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा K आपका एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे जो इनसाइड ब्रैकेट होगा वो कितना आएगा 75 टू 70, तो यहाँ पे रख जाओ भाई 75 प्लस क्या हो जाएगा 70 माइनस क्या होगा बच्चे यहाँ पे 25 अपॉन हो जाएगा 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 50, जब आप एलसीएम सेम हो जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 50 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये बचेगा 20, और ये हो जाएगा बच्चे आपका 95/2, मतलब 5 अपॉन T2। अब अगर आप 75 प्लस 70 को सॉल्व करोगे सो 8 7 क्या होगा बच्चे आपका 15, हाँ एक्चुअल में बच्चे यहाँ पे आपका 155 होगा, वेट ये आएगा बच्चे आपका 155 माइनस का 50, तो यहाँ पे जो बचेगा आपका ये आ जाएगा आपका 105, ये आएगा 105 अपॉन 2। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 20, और ये बचेगा आपका 75 में हम क्या करेंगे 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 95 इक्वल्स टू क्या देगा K 95/2। इन इक्वेशंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब है बच्चे कि ये देखिए वैल्यू आपका क्या हो रहा है, आपका लेसर वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो T1 और T2 और T3 बच्चे लिखे होंगे वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखे हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे होगा और उतना ही बच्चे क्या होगा T1 आपका लेस होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चे आपका T उसका मैक्सिमम होगा। तो जो T आपको मैक्सिमम देगा बच्चे वो थर्ड केस में देगा, क्योंकि जो थर्ड का बच्चे ऑन एन एवरेज हम निकालेंगे तो लगभग आपका 85 समथिंग कुछ आएगा, 85/2 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब होगा T3 के लिए बच्चे क्या होगा आपका टाइम ग्रेटर लगेगा, T3 आपका क्या होगा ग्रेटर होगा, फिर क्या होगा बच्चे आपका T2 होगा, और फिर क्या आएगा आपका T1। तो इसके लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो क्या होगा आपका फर्स्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ये इन्वर्सली रिलेशन शो कर रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हो बच्चे कि यहाँ पे ये जितना आपको ग्रेटर वैल्यू देगा तो ये T क्या होगा उसका उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो आपको पहले केस में देगा, फिर दूसरे में देगा, और फिर आएगा सबसे लास्ट जो वैल्यू होगा सबसे कम देगा जो कि आपका है 70 to 65, क्योंकि आपका जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है वो आपका 5 ही देगा आपका न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे फर्स्ट वन। चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेसिक क्वेश्चन है। गुलाब जामुन्स एज्यूम टू बी स्फेरिकल आर टू बी हीटेड इन एन ओवन, दे आर अवेलेबल इन 2 साइज, 1 twice बिगर। कह रहा है कि एक जो है दूसरे का दुगना है, देन द अदर आर ऑल्सो टू बी हीटेड इन एन ओवन। दोनों को हाँ, और पिज्जास को भी क्या किया गया बच्चे ओवन में हीट किया गया है, दे आर ऑल्सो इन 2 साइज, और दोनों में भी क्या है कह रहा है कि 1 twice बिग देन द अदर, मतलब एक दूसरे का क्या है बच्चे दोगुना है। ऑल 4 आर पुट टुगेदर टू बी हीटेड टू ओवन टेम्परेचर। कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बताना है यहाँ पे कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो पहला कह रहा है, पहली बात तो देखो कि जितना लेसर आपका क्या होगा एरिया होगा वो क्या होगा बच्चे आपका जल्दी कूल डाउन होगा,
तो अगर हम गुलाब जामुन में देखें तो जो छोटा गुलाब जामुन होगा बच्चे वो जल्दी कूल होगा कंपेयर टू द लार्जर वन। अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस पे। कह रहे हैं कि बोथ साइज गुलाब जामुन विल बी गेट हीटेड इन द सेम टाइम। ठीक है, तो पहले बच्चे गर्म भी वही होगा जो पहले ठंडा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बोथ साइज गुलाब जामुन विल गेट हीटेड इन द सेम टाइम। नहीं, आपका जो लेस एरिया का है वो पहले हीटेड हो जाएगा। और कह रहा है कि स्मॉलर गुलाब जामुन आर हीटेड बिफोर द बिगर वन। हाँ बिल्कुल सही बात है ये, तो ये आपका क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। कह रहे हैं कि स्मॉलर पिज्जास आर हीटेड बिफोर द बिगर वन। यहाँ पे भी आपका लेसर एरिया, इसका मतलब वो क्या होगा बच्चे, जल्दी हीटअप हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन दे रखा है कि बिगर पिज्जास आर हीटेड बिफोर स्मॉल वंस। जो बिगर पिज्जास होंगे वो जल्दी बच्चे क्या होंगे, हीटेड बिफोर द स्मॉल वन। नहीं बच्चे, ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला और चौथा रॉन्ग हो गया, और बच्चे यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। ये आपका MSQ है, मतलब मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर का। तो चलिए बच्चे, थैंक यू सो मच। तो आप जैसा जानते हो बच्चे कि DQP का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और कॉन्टिन्यूअस आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। और बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस है बच्चे जो कि आपके NCERT और सारे PYQ से लिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों।